हर तरफ जली हुई और गोलियों से छलनी लाशें बिखरी पड़ी थीं। रोशा और बस्ती वाले मासी ज़ैनब को रोशा के मकान में ले आए। इस वाक़ये ने हर चेहरे को धुंधला दिया था। ज़िंदगी तो पहले ही खौफ के साए में बसर हो रही थी, अब ये साए कुछ और गहरे हो गए थे। मासी ज़ैनब को चारपाई पर लिटा दिया गया। बस्ती के लोग उसके चारों तरफ जमा हो गए थे। तारिक एक तरफ खड़ा सोच रहा था कि क्या मासी ज़ैनब को बस्ती पर यह कहर उसकी वजह से टूटा था। वो एक खुफिया मिशन पर यहाँ आया था। मुमकिन है भारतीय इंटेलिजेंस को भी इसके बारे में इतला मिल चुकी हो और भारतीय फ़ौजी उसकी तलाश में मासी ज़ैनब की बस्ती में पहुँचे हों। लेकिन वो पाकिस्तानी जासूस तो नहीं था। उसका ताल्लुक़ तो कश्मीर की तंजीम लिबरेशन फ्रंट से है। लेकिन भारतीयों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उनको तो हर कश्मीरी मुसलमान के चेहरे पर पाकिस्तानी जासूसों का अक्स नज़र आता है। शाम धुंधला रही थी। ये लोग अभी मासी ज़ैनब के गम से संभले भी नहीं थे कि एक और रूह फरसा इतला मिली। बस्ती का एक नौजवान लड़का जो मवेशी चराने के लिए गया हुआ था, दौड़ता हामता बस्ती में दाखिल हुआ। उसका चेहरा खौफ की शिद्दत से पीला हो रहा था। उसने बताया कि एक फ़ौजी जीप इस तरफ आ रही है। वो अपने मवेशियों को हाँकता हुआ इसी तरफ आ रहा था कि बकरी का एक बच्चा टीले पर बैठा रहा। वो बकरी के बच्चे को पकड़ने के लिए टीले पर चढ़ गया। उसने बस्ती की तरफ आने वाले रास्ते पर एक फ़ौजी जीप को देखा तो मवेशियों को छोड़कर दौड़ता हुआ यहाँ आ गया। उसके कहने के मुताबिक जीप ज़्यादा दूर नहीं थी। तारिक ने उसकी बताई हुई सिमत में देखा, एक बड़े टीले के दूसरी तरफ धूल का बादल सा उड़ता हुआ नज़र आ रहा था, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जीप ज़्यादा दूर नहीं थी और टीले के ऊपर से घूमकर किसी भी लम्हे सामने आ सकती थी। रोशा भी धूल के उठते हुए बादल देख रही थी। फिर एकदम जैसे वो होश में आ गई और तारिक को बाजू से पकड़कर खींचती हुई एक तरफ ले गई। वो लोग यकीनन तुम्हारी तलाश में है, तुम छुप जाओ, रोशा ने कहा और बदहवास निगाहों से चारों तरफ देखने लगी, जैसे उसे छुपाने के लिए जगह तलाश कर रही हो। क्या तुम मुझे बुज़दिल समझती हो? ये बुज़दिली की बात नहीं है, रोशा ने उसकी बात काट दी। तुम इस इलाके में अजनबी हो। तुम पर बड़ी आसानी से जासूस होने का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें पनाह देने के इल्ज़ाम में पूरी बस्ती को जलाकर राख कर दिया जाएगा। बात तारिक की समझ में आ गई। भारतीय दरिंदों से अगरचे किसी रहम की तवक्को नहीं थी, लेकिन रूशा की बात में बड़ा वज़न था। वो भी किसी पनाहगाह की तलाश में चारों तरफ नज़रें दौड़ाने लगा। मेरे साथ आओ, इस वक्त एक ही ऐसी जगह है जहाँ तुम छुप सकते हो। रोशा उसका हाथ पकड़कर उस कमरे की तरफ दौड़ी जिसमें फालतू चीज़ें और मवेशियों का चारा वगैरह भरा हुआ था। भूसे के इस ढेर में घुस जाओ। जीप बस्ती के सामने पहुंच चुकी है। रोशा उसे कमरे में भूसे के ढेर की तरफ धकेल दिया। तारिक को भूसे के ढेर में छुपने में चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे, लेकिन उसने इतना सा खला रहने दिया था कि हवा की आमदोरफ्त बरकरार रहे। जीप मकानों के सामने आकर रुक गई। उस पर 3 फौजी सवार थे। वो तीनों सब मशीन गन्नों से लैस थे। जीप रुकते ही 2 फौजी कूद कर नीचे उतर आए, जबकि तीसरा स्टीयरिंग के सामने बैठा रहा। इस बस्ती के मर्द कहाँ है? कहाँ छुप गए हैं सब लोग? एक फौजी ने गरजदार आवाज़ में पूछा। क्या हम तुम्हें मर्द नज़र नहीं आते? एक बूढ़े ने जवाब दिया। खामोश रहे बुढ़े, फौजी धाड़ा। मैं जवान आदमियों के बारे में पूछ रहा हूँ। हम जवानों से ज़्यादा ताकतवर हैं। इन बाजुओं में बड़ी कुव्वत है अभी, बूढ़े सीना ठोंक कर जवाब दिया। बंद करो अपनी ज़ुबान, फौजी ने कहते हुए सब मशीन गन का बट पूरी कुव्वत से बूढ़े के सीने पर मारा। बूढ़ा चीखता हुआ गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन फौजी ने उसे 3-4 ठोकरें और रसीद कर दी। बूढ़ा बुरी तरह बिलबिलाने लगा। हमें मालूम है यहाँ कोई पाकिस्तानी जासूस छुपा हुआ है, उस फौजी ने सबके चेहरों को घूरते हुए कहा। बेहतर होगा कि उस जासूस को हमारे हवाले कर दो, वरना हम इस बस्ती को जलाकर राख कर डालेंगे और तुम में से किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ कोई जासूस नहीं है, अगर होता भी तो हम उसके बारे में कुछ ना बताते। एक उधेड़ उम्र औरत ने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया। ओह! दूसरा फौजी उसकी तरफ घूम गया। उसने सब मशीन गन की नाल पूरी कुव्वत से औरत के मुंह पर मारी। औरत के मुंह से चीख निकल गई। उसका जबड़ा टूट गया और खून उबलने लगा। राधन, बिलबिल, फौजी ने अपने साथियों को मुखातिब करते हुए कहा। तमाम घरों की तलाशी लो। अगर कोई मुजामत करने की कोशिश करे तो भून डालो इसे। जीप के स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ फौजी भी उतर आया। वो बिलबीर था। राधन के साथ मिलकर घरों की तलाशी लेने लगा। तीसरा फौजी बस्ती के मकीनों पर सब मशीन गन ताने खड़ा रहा। रोशा अपनी जगह से सिरकती हुई चूल्हे के करीब आकर खड़ी हो गई। मवेशियों वाले कमरे के सामने दरवाज़ा था। भूसे का वही ढेर भी नज़र आ रहा था जिसमें तारिक छुपा हुआ था। एक फौजी जैसे ही उस दरवाजे की तरफ बढ़ा,
रोशा ज़मीन पर पड़ी हुई 3-4 लकड़ियाँ उठाकर इस तरह सामने आ गई जैसे लकड़ियाँ उस कमरे में डालने जा रही हो। फौजी ने उसे देखा तो यकदम ठिठक गया जैसे पहली बार उसे देखा हो। ओहो, फौजी के मुंह से सीटी सी निकल गई। रमेश जी, इधर तो देखो ज़रा क्या चीज़ है, इसको ले चलो, रात रंगीन करने के काम आएगी। वाकई, उस फौजी ने जवाब दिया जिसे रमेश कहकर मुखातिब किया गया था। इसे तो मैंने देखा ही नहीं था, उठाकर जेब में डाल लो, ले चलो यहाँ से, लानत भेजो पाकिस्तानी जासूस पर। जिस फौजी ने अपने साथियों को रोशा की तरफ मुतवज्जे किया था वो राधन था। वो नपे तुले कदम उठाता हुआ रोशा की तरफ बढ़ा। खबरदार, अपने नापाक हाथ मुझे मत लगाना। रोशा लकड़ियां फेंककर 2 कदम पीछे हट गई। अरे तुम बचकर कहाँ जाओगी? कई रोज़ बाद तुम जैसी कोमल नारी दिखाई दी है, आज तो हम अपने मन की प्यास बुझाएंगे, राधन आगे बढ़ते हुए बोला। रोशा पीछे हटती हुई दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। राधन ने अचानक ही लपक कर उसे एक हाथ से पकड़ लिया। राधन के दूसरे हाथ में सब मशीन गन थी। रोशा चीखते हुए अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इस खींचातानी में रोशा की ओढ़नी उसके जिस्म से गिर गई। कमीज़ में उसके सीने की उठान देखकर राधन की आंखों में शैतानी चमक उभर आई। उसने रोशा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। रोशा के मुंह से एक और चीख निकल गई। तारिक सईद भूसे के ढेर में छुपा ये आवाज़ें सुन रहा था। रोशा की चीखों में अब राधन के कहकहे भी शामिल हो गए थे। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेला जा रहा हो। अब दूसरे फौजी भी कहकहों में शामिल हो गए थे। तारिक की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो भूसे के ढेर से निकल आया और फिर जो मंजर दिखाई दिया वो उसका दिमाग घुमा देने के लिए काफ़ी था। रोशा की कमीज़ जगह जगह से फट चुकी थी। राधन बचा कुचा लिबास भी उसके जिस्म से नोचने की कोशिश कर रहा था। उसकी सब मशीन गन दरवाजे से चंद फुट के फासले पर चूल्हे के करीब पड़ी थी। दूसरे फौजी बस्ती वालों पर गन्ने ताने खड़े थे। बस्ती वालों के चेहरे धुंध में लिपटे हुए महसूस हो रहे थे। खौफ और गुस्से की मिलीजुली कैफियत से उनके जिस्म थर थर कांप रहे थे, लेकिन वो रोशा की मदद करने से कासिर थे। मौत उन पर पहरा दे रही थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे एक बूढ़े ने अपनी जगह से हरकत की। उसकी बूढ़ी रगों में जैसे गैरत का लावा सा खोल उठा था। छोड़ दो इसे कुत्तों, बूढ़ा चीखता हुआ रोशा को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक फौजी की सब मशीन गन धाड़ उठी। बूढ़े के जिस्म से खून की कई धारें बह निकलीं। उसका जिस्म छलनी हो गया और वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। तारिक एक ही जस्त में कमरे से बाहर आ गया। वो ठीक इस जगह गिरा था जहां राधन की सब मशीन गन पड़ी थी। उसने गिरते ही सब मशीन गन पर हाथ डाल दिया। बलबीर ने उसे कमरे से छलांग लगाकर ज़मीन पर गिरते हुए देख लिया था। उसने चीख कर अपने साथियों को खबरदार किया और साथ ही घूमकर फायर खोल दिया। तारिक बड़ी फुर्ती से लौट लगाकर एक तरफ हट गया। गोलियां उसके आसपास आकर गिरीं और फिर उसने लेटे ही लेटे सब मशीन गन का फायर खोल दिया। सबसे पहले बलबीर और उसके बाद रमेश की चीखें फ़ज़ा में गूंज गईं। उनके जिस्म छलनी होकर खाक में तड़पने लगे। छोड़ दो लड़की को और दूर हटकर खड़े हो जाओ, तारिक धाड़ा। उसकी गन का रुख अब राधन की तरफ था, जो रोशा को दबोचे मबहूत सा खड़ा था। उसका चेहरा खौफ से एकदम जर्द हो गया था। रोशा ने खुद ही अपने आप को एक झटके से राधन की गिरफ्त से छुड़ाया और दौड़ती हुई उन औरतों के करीब जाकर खड़ी हो गई जो अब भी खौफ से कांप रही थीं। एक बूढ़ी औरत ने अपनी बुसीदा सी शाल रोशा के जिस्म पर डाल दी। अपने साथियों की लाशें उठाकर जेब में डालो, तारिक ने राधन को हुक्म दिया। राधन ने बेचूं-चरां उसके हुक्म की तामील करते हुए दोनों लाशें उठाकर जेब के पिछले हिस्से में डाल दीं। खौफ की शिद्दत से उसके हाथ कांप रहे थे और टांगें लरज़ रही थीं। बस्ती के लोगों ने उन भारतीय दरिंदों के हाथों शहीद होने वाले बूढ़े की लाश उठाकर एक चारपाई पर डाल दी थी। इस दौरान चरागाह की तरफ से मवेशियों का रेवड़ आता हुआ दिखाई दिया। शेराज बाबा तेज़ तेज़ कदम उठाता मवेशियों के आगे आगे चल रहा था। जब वो करीब पहुंचा तो ये सूरत हाल देखकर उसका चेहरा धुआं का धुआं हो गया। रोशा दौड़कर उससे लिपट गई और रो रो कर उसे पूरी दास्तान सुनाने लगी। तुमने मेरी इज्जत बचाई तारिक बेटा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन शेराज बाबा एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, फायरिंग की आवाज़ इन पहाड़ों में दूर दूर तक सुनी जाती है। सूरत हाल मालूम करने या अपने साथियों की तलाश में भारतीय फ़ौज जल्द अज जल्द इस तरफ ज़रूर आएंगे। इनके बारे में तुमने क्या सोचा है? उसने राधन और जेब में पड़ी हुई लाशों की तरफ देखा। इनकी फ़िक्र मत करो बाबा, इन्हें मैं ठिकाने लगा दूंगा, तुम इसकी तदफीन का बंदोबस्त करो, तारिक ने कहा और राइफल के इशारे से राधन को जीप में बैठने का इशारा किया।
राधन स्टीयरिंग के सामने बैठा था और तारिक पिछली सीट पर। सब मशीन गन की नाल उसने राधन की पुश्त पर लगा रखी थी। राधन पहाड़ों में उसके बताए हुए रास्ते पर हल्की रफ्तार से जीप चला रहा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद तारिक ने जीप रुकवा ली। जिस जगह जीप रुकवाई गई थी उससे चंद गज आगे सैकड़ों फुट गहरा खड्ड था। कल बस्ती की तरफ आते हुए तारिक ने ये जगह देखी थी। उसके ख्याल में इन भारतीय सूरमाओं और जीप को ठिकाने लगाने के लिए इससे बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती थी। तो तुम क्या करना चाहते हो? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? राधन ने पूछा। उसकी आवाज़ कँपा रही थी। तुमने अपने साथियों से कहा था ना कि आज की रात आराम से गुजरेगी, तारिक ने जवाब दिया। मैं तुम्हारे साथ जो कुछ करने वाला हूँ इससे तुम तो क्या, तुम्हारी आत्मा भी सुखी रहेगी। इंजन बंद कर दो। राधन ने इंजन बंद कर दिया। वो घूमकर पीछे देखना ही चाहता था कि तारिक ने सब मशीन गन का बट पूरी कुव्वत से इसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। राधन चीखता हुआ सीट पर ढेर हो गया। तारिक ने उसे खींचकर एक तरफ हटा दिया और खुद स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया और उसे गियर में डालकर जीप को हरकत में ले आया। जीप आहिस्ता आहिस्ता खड्ड की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे ही किनारे पर पहुंची, तारिक ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए जीप से छलांग लगा दी। जीप दूसरे ही लम्हे निगाहों से ओझल हो गई। चंद सेकंड बाद एक ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया। तारिक ने हाथ झटके जैसे गर्द झाड़ी हो, फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता बस्ती की तरफ चलने लगा। अंधेरा फैल गया था। रास्ता खासा दुश्वार गुजार था, मगर तारिक को बस्ती तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। सब लोग शिराज बाबा के घर में जमा थे। शहीद होने वाले बूढ़े को दफन किया जा चुका था, लेकिन इस दौरान यहाँ एक फ़र्द का इजाफा हो चुका था। वो चेहरा तारिक के लिए अजनबी नहीं था। वो सलीम कश्मीरी था, जिसके साथ उसने तरबीती कैंप में ट्रेनिंग हासिल की थी। उन दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। मैं अभी चंद मिनट ही पहले पहुंचा हूं। यहां आते ही पता चला कि सूरत हाल खासी संगीन है, सलीम कश्मीरी ने बताया। मैं तो कल शाम ही को पहुंच जाता, मगर एक रात अखनौर में रुकना पड़ा। वहां दरिया के किनारे भारतीय फ़ौजियों और मुजाहिदीन में एक बड़ी झड़प हुई है। मैं भी भारतीय फ़ौजियों के ख़िलाफ़ उस कार्रवाई में मुजाहिदीन के साथ शरीक था। इस झड़प में हमारे 15 मुजाहिदीन शहीद हुए हैं, जबकि मुजाहिदीन ने भारतीय फ़ौजियों के एक काफ़िले पर हमला करके तकरीबन 40 फ़ौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया है। मैं वहां से निकल पड़ा, मगर मेरा मेज़बान ज़ख्मी हो गया था। मुझे इस वजह से भी रुकना पड़ा। यहाँ की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आज दिन में यहाँ से तकरीबन 2 कोस दूर एक बस्ती को जलाकर राख कर दिया गया है। बस्ती के तमाम अफराद को या तो ज़िंदा जला दिया गया या उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। सिर्फ एक औरत ज़िंदा बची है, जो अब शिराज बाबा की मेहमान है, तारिक ने बताया। भारतीय शायद समझते हैं कि इस तरह वो हमें दबा लेंगे या वादी से निकलने पर मजबूर कर देंगे। उन्हें हमारे शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना पड़ेगा, सलीम कश्मीरी ने कहा। और हम ये हिसाब ज़रूर लेंगे, एक बूढ़े ने कहा। इंशाल्लाह, सब ने बेहक वक्त कहा। कुछ देर बाद बस्ती के लोग एक एक करके अपने घरों को रुखसत हो गए। मासी ज़ैनब को रोशा अपने कमरे में ले गई थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थमते थे। उसकी बस्ती के सब लोग मार दिए गए थे। घरों को जलाकर राख कर दिया गया था और खूनी भेड़िए उसकी बेटी को उठाकर ले गए थे। ये कोई ऐसा गम नहीं था जिसे आसानी से बर्दाश्त कर लिया जाता। और फिर उसके चंद घंटों बाद इस बस्ती पर भी आफत नाजिल होते होते रह गई थी, जहां उसने पनाह ली थी। तारिक अगर बरवक्त कार्रवाई ना करता तो ये छोटी सी बस्ती भी वीराने में तब्दील हो चुकी होती। इस कमरे में अब शिराज बाबा, तारिक और सलीम कश्मीरी रह गए थे। उनके सामने कहवे की प्यालियाँ रखी हुई थीं और वो हल्की हल्की चुस्कियाँ लेते हुए दबे दबे लहजे में बातें कर रहे थे। शिराज बाबा कह रहा था, भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस को इतला मिल चुकी है कि हमारी तरफ से कोई खुफिया मिशन भेजा जा रहा है। वो समझते हैं यहाँ कोई पाकिस्तानी जासूस घुस आए हैं। इन जासूसों की तलाश में वो वादी में हम मुसलमानों की बस्तियों को जलाकर राख कर रहे हैं। हमारी जानो माल और इज़्ज़त व आबरू यहाँ ना तो पहले महफूज थी और ना अब है। ये भारतीय दरिंदे मुख्तलिफ हीलों बहानों से हमें जुल्म व तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन हमारा ये अहद है कि हम इन खून आशाम भेड़ियों को वादी से निकाल कर ही दम लेंगे। जब तक इस सरजमीन में उनके नापाक वजूद से खाली नहीं करवा लिया जाता, हम उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। शिराज बाबा चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, लिबरेशन फ्रंट ने तुम दोनों को एक अहम मिशन के लिए मुंतखब किया है। सलीम ने यहाँ पहुँचने में एक दिन ताख़ीर कर दी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे पास अब भी वक्त है। भारतीय भेड़िए चौकस हो गए हैं। वो तुम लोगों की तलाश में मुसलमानों की बस्तियाँ उजाड़ रहे हैं। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है, इस पर वो लोग खामोश नहीं रहेंगे। उन्हें कल ही पता चल जाएगा
कि उनके 3 आदमियों को कत्ल कर दिया गया है। वो अपने आदमियों का इंतकाम लेने के लिए वादी में मुसलमानों के खून से होली खेलेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई उनके हत्थे चढ़ जाए, इसलिए मेरे ख्याल में तुम लोगों को सुबह की रोशनी फैलने से पहले पहले यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए। ठीक है, हम सुबह 4 बजे के करीब यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हमें इस मिशन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया। तारिक ने कहा, मिशन के बारे में तफसीलात तुम्हें दिल्ली पहुंचकर बताई जाएंगी। शेराज ने कहा, दिल्ली पहुंचते ही तुम सब्ज़ी मंडी में बाबू महफूज से रब्ता कायम करो, वो फलों का आड़ती है। इस मिशन के बारे में तमाम तफसीलात तुम्हें वही बताएगा। नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और साथ में आपसे गुजारिश है कि मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को आपके सामने लाना ही हमारी अव्वलीन तरजीह है, और कमेंट्स में पाक आर्मी, पाकिस्तान और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। आपकी तरफ से किया गया लाइक और कमेंट हमारे लिए एक तोहफा होता है, जैसे हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया हो। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।